बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हम लेक्चर नंबर 17 को डिस्कस करेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, मैंने आपको स्टार्ट में भी ये बात समझाई थी और आज एंड पर भी ये बात समझा रहा हूँ कि ये चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में सबसे मुश्किल चैप्टर तसव्वुर किया जाता है। कॉन्सेप्चुअल है, अक्सर इसमें से सवाल शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और इसको आपने अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझना है। आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, और इसके बाद हम चैप्टर के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर पेपर में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात पूछी जाती है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल लफ्ज आपने पहले समझना है। कॉन्जुगेटेड कहते हैं एक पेचीदा चीज़ को, जो चीज़ मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बनी हो उसे हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं, पेचीदा मिक्सचर। अब इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम इसकी इंपॉर्टेंट टाइप्स को देख लेंगे। सबसे पहले के टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अब दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट ग्रुप, जिनका ताल्लुक भी मुख्तलिफ ग्रुप से है, कंबाइन, लेकिन जब वो इकट्ठे होते हैं टू फॉर्म, वो बना देते हैं एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है कॉन्जुगेटेड। यानी कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दो मुख्तलिफ कैटेगरी के या मुख्तलिफ ग्रुप के, जब वो आपस में मिलते हैं तो एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है जो एक फंक्शन परफॉर्म करता है। अब वो दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल कौन से हैं, वो दो मुख्तलिफ कैटेगरी कौन सी हैं, वो कौन सा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं, हम उसको इंपॉर्टेंट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली एग्जांपल जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की है, इंपॉर्टेंट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में जो एग्जांपल है वो है ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब आप सब जानते हैं जहाँ पे ग्लाइको आएगा वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। अब ये दो लफ्ज हैं, एक है ग्लाइको यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, दोनों मुख्तलिफ हैं, दोनों के फंक्शन मुख्तलिफ है, दोनों का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, लेकिन जब आपस में मिलते हैं तो ये एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। ये बात ज़हन में रखिएगा। तो एक मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बना देते हैं बेसिकली। अब ग्लाइकोप्रोटीन को पढ़ लेते हैं। व्हेन कार्बोहाइड्रेट कंबाइंस विद प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन आर फॉर्म्ड। ये अक्सर पेपर में एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाती है बात। फंक्शन सेलुलर सेक्रेशन। अभी सेलुलर सेक्रेशन क्या है, आर मोस्टली ग्लाइको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरली तौर पर जो सेल के बाहर चीज, ये सेल है, जो सेल के बाहर चीज रिलीज होती है मैक्सिमम, वो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर रिलीज करते हैं। वो सेलुलर सिक्रेशन, जो सेल सबसे ज्यादा चीज रिलीज करता है, वो ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, मैंने आपको अभी बताया है। कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड्स के साथ मिलेंगे तो ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइको जहां पर आए वहां कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोलिपिड्स बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। व्हेन कार्बोहाइड्रेट कंबाइन विद लिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स आर फॉर्म्ड। दोनों मुख्तलिफ हैं, दोनों मुख्तलिफ कैटेगरी से हैं, लेकिन जब आपस में मिलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स और सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। ग्लाइकोलिपिड्स आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन अलोंग विद, ये पार्ट हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, ये दोनों पार्ट हैं सेल मेम्ब्रेन के, ज़हन में रखिएगा, प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन में, और ये सेलुलर सिक्रेशन में इन्वॉल्व हैं। उसके बाद थर्ड है लिपोप्रोटीन। लफ्ज आपको समझ आ गया होगा, लिपोप्रोटीन्स। लिपिड्स को कहते हैं, ज़हन में रखिएगा, लिपिड प्लस प्रोटीन जब आपस में मिलते हैं तो बेसिकली लिपोप्रोटीन बनेगा।
लिपोप्रोटीन एक कॉन्जुगेटेड, दो मुख्तलिफ मालिक्यूल, दो मुख्तलिफ कैटेगरी के जब आपस में मिलेंगे तो लिपोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल बना देंगे। लिपोप्रोटीन आर फॉर्म्ड बाय लिपिड एंड प्रोटीन्स। फंक्शन, इट फॉर्म द बेसिक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन इन द सेल। अब ये बात ध्यान में रखिएगा, ये फ्रेमवर्क ढांचा बनाता है, यानी कि एफिशिएंसी बढ़ाता है सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद देता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक शर्ट है मिसाल के तौर पर, वो धागे और कपड़े से मिलकर बनती हैं, तो वो उसके कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स। लेकिन जो बटन है वो फ्रेमवर्क के तौर पे काम आएंगे, वो उस शर्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे। तो बेसिकली लिपोप्रोटीन क्या कर रहा है यहां पर, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन की एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे ताकि मजीद अच्छा काम सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म कर सके। तो इसलिए यहां पे लिखा फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट ढांचा जिसे हम कहते हैं एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लिपोप्रोटीन। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ पूछ लिया जाता है, व्हाट इज न्यूक्लियोप्रोटीन या न्यूक्लियोहिस्टोन। ये बात ध्यान में रखिए कि दोनों एक ही लफ्ज हैं, मैं अभी आपको बता भी दूंगा। दो लफ्ज यहां पे मिल रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड को कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। न्यूक्लिक एसिड जब प्रोटीन के साथ मिलेगा और जो प्रोटीन है वो है हिस्टोन, तब न्यूक्लियोहिस्टोन बनेगा, न्यूक्लियोहिस्टोन या न्यूक्लियोप्रोटीन बनेगा। ये ध्यान में रखिएगा, दो मुख्तलिफ चीजें हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन आपस में मिलेंगे तो न्यूक्लियोहिस्टोन बनेगा। अभी थोड़ा से पढ़ लेते हैं और ये तफसील से डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स कंबाइन विद बेसिक प्रोटीन हिस्टोन। अब बेसिक का मतलब है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो यहां पर एज ए नेगेटिव चार्ज के तौर पे काम आएगा और प्रोटीन यहां पर बेसिक चार्ज के तौर पे इस्तेमाल आएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, हिस्टोन है वो बेसिक प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड यहां पर डीएनए वगैरह है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, नेगेटिव चार्ज आएगा टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन। ये आपस में जुड़कर क्रोमोसोम बनाते हैं। बेसिकली क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बना होता है, ध्यान में रखिए, क्रोमोसोम है ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो ये डीएनए से मिलकर बना हुआ है और एक ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटीन बेसिक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और क्रोमोसोम बना देते हैं। न्यूक्लिक एसिड है स्पेशल एफिनिटी, एफिनिटी कहते हैं ताल्लुक, रगबत, रिश्तेदारी। न्यूक्लिक एसिड की एक खास रिश्तेदारी है बेसिक प्रोटीन के साथ। क्यों? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में डीएनए होता है और डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है और बेसिक प्रोटीन पॉजिटिव, इसलिए ये आपस में जुड़ जाते हैं, मकनातीस की तरह जुड़कर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसका नाम है क्रोमोसोम। न्यूक्लियोहिस्टोन आर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। अब ध्यान में रखिएगा, न्यूक्लियोहिस्टोन क्रोमोसोम में मौजूद होते हैं। ये क्रोमोसोम की प्रोटीन हिस्टोन है। न्यूक्लियो का मतलब होता है डीएनए, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड डीएनए है, तो डीएनए और हिस्टोन मिलकर क्या बना रहा है? क्रोमोसोम बना रहा है। दीज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आर नॉट ओनली, ये सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, बट आल्सो आर फंक्शनल सिग्निफिकेंस, बल्कि ये फंक्शनली तौर पर बड़ी अहमियत के हामिल है। यानी कि ये न्यूक्लियोहिस्टोन या न्यूक्लियोप्रोटीन ये क्रोमोसोम को बना रहे हैं, ये सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बना रहे उसका, बल्कि फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं। फंक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं? दे प्रोटीन प्ले इंपॉर्टेंट रोल रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, ये जीन एक्सप्रेशन को बनाने में इन्वॉल्व है। ये प्रोटीन जीन एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? देखिए अभी हमने पढ़ा डीएनए से आरएनए का बनना, डबल स्टैंड से स्ट्रक्चर बना सिंगल स्टैंड, ये बना मैसेंजर, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन से प्रोटीन का बनना, ये कहलाता है ट्रांसलेशन, इसे हम प्रोटीन कहते हैं, जो फोल्ड बैक हो जाती है। तो ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं बनना बल्कि फंक्शन भी परफॉर्म करेगा। जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। और आपने एक लफ्ज पढ़ा जिसे कहते हैं सेंट्रल डोगमा, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा। तो बेसिकली जो डीएनए से आरएनए वो है ट्रांसक्रिप्शन, जो आरएनए से प्रोटीन का बनना हुआ है ट्रांसलेशन। तो इन दोनों को हम जीन एक्सप्रेशन और सेंट्रल डोगमा कहते हैं। ध्यान में रखिएगा,
डीएनए से आरएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो ये हमारे पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, छोटा सवाल है जो कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखें, क्योंकि एक्सरसाइज से ही अक्सर पेपर में एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू सवाल को लिए जाते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज में सबसे पहले जो सवाल है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में से अक्सर एमसीक्यूज को लिया जाता है, ज़हन में रखिएगा। एमडी कैट के लिहाज से बहुत अहम है, आपको एमसीक्यूज अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं। पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो ये है, द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। तमाम केमिकल रिएक्शन का मजमूआ जो सेल के अंदर हो रहा है उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ज़हन में रखिएगा। मेटाबॉलिज्म जिसे हम कहते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। ये शुरू में आया था सवाल चैप्टर नंबर 2 के। एक एनाबॉलिज्म होता है और एक कैटाबॉलिज्म होता है। ये हमारे बॉडी में हैंड बाय हैंड चल रहे हैं, इसके बगैर हमारी ज़िंदगी यानी कि सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो पहले आपको एमसीक्यूज भी समझ आ गया कि अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज कॉल्ड डैश, ये आपका एमसीक्यूज भी बना सकते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2 है, डैश इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा है, लिपिड्स पढ़ा है, प्रोटीन पढ़ा है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा है, वो तमाम के तमाम आप सब जानते हैं कार्बन से मिलकर बनते हैं। कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट। कार्बन एक बुनियादी जुज है प्रोटीन को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने का। उसके बाद ऑल द अमाइनो एसिड, नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑल द अमाइनो एसिड्स हैव एन अमाइनो ग्रुप। तमाम अमाइनो एसिड के पास एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, आर अटैच टू द सेम डैश कार्बन। वो डैश एटम यानी कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये अमाइनो एसिड इस तरह होता है, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा होता है, एक तरफ जनरल आर लगा होता है, एक तरफ एच कांस्टेंट लगा होता है। तो ये एक जनरल फार्मूला भी है अमाइनो एसिड का, और इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम कार्बन का नाम देते हैं। जब दोनों अल्फा कार्बन भी हम इसको कर सकते हैं कि ऐसा कार्बन जिसके ऊपर 2 फंक्शनल ग्रुप लगे उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर पूछी बात की गई है कि ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हों उस एटम को क्या कहते हैं? उसे हम कार्बन का नाम देते हैं। नंबर 4 एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। अब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले, ये मैंने पढ़ाते हुए बताया था आपको, वो है सेलुलोज, जो कि पॉलीसैकेराइड्स में कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है। सेलुलोज जो है वो इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि सेलुलोज जो होता है वो बेसिकली प्लांट की सेल वॉल को बना रहा होता है, इसलिए। और कॉटन इसकी प्योर फॉर्म है, ये मैंने आपको बताया भी था। एमसीक्यूज की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हैं, पूरी दुनिया में प्लांट्स मौजूद है, पूरी दुनिया में सेल वॉल मौजूद है प्लांट्स की, तो इसलिए सेलुलोज सेल वॉल बनाती है प्लांट्स की, तो सेलुलोज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आखिरी फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आपसे अक्सर पेपर में ये पूछ लिया जाएगा, डैश इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट नेचर, वो कौन सा है ना? ऑप्शन दे दिए जाएंगे आप, तो आपने सेलुलोज को टिक करना है, क्योंकि सिलेबस में फिल इन द ब्लैंक्स तो आती नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं। लेकिन एमडी कैट और आपके बोर्ड के पेपर में से और आपके टेस्टों में से फिल इन द ब्लैंक्स से ही आपके एमसीक्यूज और फिल इन और ट्रू एंड फॉल्स से ही आपके एमसीक्यूज बना दिए जाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, आखिरी है, एडेनिन एंड गुआनिन आर डबल रिंग बेसिस। एडेनिन और गुआनिन डबल रिंग बेसिस होते हैं, ये बात ठीक है यहाँ तक। उसे हम कहते क्या हैं? उसे हम प्योरीन्स कहते हैं, ज़हन में रखिएगा, उसे हम प्योरीन्स कहते हैं, क्योंकि साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल प्योर पैरामिडीन्स के अंदर होते हैं, ये हमने डिस्कस भी किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जिसे हम कहते हैं राइट द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब हमने देखना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है। सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स है, इसमें बताया जा रहा है अ स्मॉल प्रोपोर्शन, छोटा सा एक प्रोपोर्शन, स्मॉल प्रोपोर्शन, तनासुब, वाटर मालिक्यूल आर आयनाइज फॉर्म। जितना भी पानी मालिक्यूल है वो आप सब जानते हैं, पानी एक आयोनाइज है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी आयन पर मुश्तमिल पॉजिटिव, तो इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे? ट्रू। यही बात आपसे पूछी जा सकती है एमसीक्यूज में, अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ वाटर मालिक्यूल आर डैश फॉर्म, कोवलेंट बॉन्ड,
आयनिक बॉन्ड आयनाइज फॉर्म किस फॉर्म में होता है, तो आप आयनाइज पे टिक कर देंगे। तो इस तरह ये एमसीक्यूज देखें बनाया गया, कहाँ से बनाया गया, ये आपको मैंने पेपर में भी दिया था। ये आपका फिल इन द ब्लैंक से सॉरी ट्रू एंड फॉल्स से बनाया गया। नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स है अ कोवलेंट बॉन्ड अमंग टू मोनोसेक्राइड। अब ये कार्बोहाइड्रेट की बात की जा रही है, दो मोनोसेक्राइड्स जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज की एग्जांपल ले लें, वो दोनों आपस में मिले कौन सा बॉन्ड बनेगा, वो कह रहा है पेप्टाइड बॉन्ड। ये फॉल्स है, यही बात आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाएगी, कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, आपका फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है। तो यहां पर दो मोनोसेक्राइड है तो जो बॉन्ड बनेगा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्योंकि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये बेसिकली प्रोटीन और अमाइनो एसिड के दरमियान बनता है। प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो ये आपका ट्रू एंड फॉल्स सेकंड है। नंबर नेक्स्ट है ग्लाइकोजिन इज कॉल्ड प्लांट स्टार्च। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यही पूछी जाएगी, डैश इज द आल्सो कॉल्ड प्लांट स्टार्च। किसे प्लांट स्टार्च, ग्लाइकोजिन, सेलुलोज, काइटन, पैक्टिन किसे कहते हैं बेसिकली। देखिए ग्लाइकोजिन एनिमल्स के अंदर होता है, जेन में रखिएगा, सिर्फ एनिमल्स के अंदर, ये आपने जेन में बात रखनी है कि ग्लाइकोजिन एनिमल्स के अंदर होता है। एनिमल स्टार्च कहते हैं हम बेसिकली, इसको जेन में रखिएगा क्योंकि ये एनिमल्स के अंदर होता है और लीवर और मसल्स के अंदर होता है, तो इसलिए ये फॉल्स है और ये एनिमल स्टार्च होता है। एनिमल जो अपने अंदर स्टोर करते हैं उसे हम एनिमल स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन कहते हैं, जेन में रखिएगा बात। एडेनिन नंबर 4 आपका ट्रू एंड फॉल्स है। एडेनिन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द ग्वानिन। साइटोसिन एंड थायमिन आर ऑपोजिट टू ईच अदर इन द डीएनए मॉलिक्यूल। ये बात इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपको, ट्रू एंड फॉल्स है आपको बताने के लिए कि एडेनिन ऑपोजिट होता है ग्वानिन के, जबकि साइटोसिन थायमिन के ऑपोजिट होता है। पहले तो आप देखें डीएनए की बेसिस पूरी है, डीएनए में एडेनिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, थायमिन, ये तो बात ठीक है। लेकिन यहां पर कंप्लीमेंट्री पेयरिंग गलत की गई है। एडेनिन हमेशा, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, एडेनिन हमेशा किसके साथ जाएगा, थायमिन के साथ, डबल बॉन्ड बनाएगा। साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन के साथ बनाएगा। तो यही बात आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाएगी, एडेनिन इज ऑलवेज गोज विद डैश, ऑप्शन दे दी जाएंगी आपको इन डीएनए, तो ये आपको एमसीक्यूज के तौर पर बना ली जाएगा। लास्ट में डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। अब यहां पर यही इंफॉर्मेशन देके यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स दे दी जाएगी एमसीक्यूज के तौर पर कि डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ डैश, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का। तो जाहिर सी बात है डीएनए 2 स्ट्रैंड से मिलकर बनता है, आपको पता है, तो 2 पॉली स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड होते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्रू है। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया, जिससे हम कहते हैं एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स। ये बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसके बाद आपका एमसीक्यूज पॉइंट आता है कि इनसर्कल द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे मैंने सारों को फिल कर दिया है, ताकि क्योंकि एक फिल हुआ था इसलिए मैंने सबको फिल कर दिया। तो हम खुद इसको हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि उसको हम खुद करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो आपसे एमसीक्यूज पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है, एनिमल जानवर जो होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट को कहाँ से लेते हैं, ज़्यादातर ग्लूकोज से लेते हैं, स्टार्च से लेते हैं, सुक्रोज से लेते हैं, ग्लाइकोजिन से लेते हैं। अब ये सारे कार्बोहाइड्रेट हैं, ये पहली बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन एनिमल कहाँ से लेते हैं, जाहिर सी बात है एनिमल सब्जियां खाएंगे, फल खाएंगे, तो स्टार्च होता है। तो यहाँ पर आपका जो जवाब है वो है स्टार्च, क्योंकि स्टार्च जो है एनिमल्स लेते हैं, ये बात आप जेन में रखिएगा। पेप्टाइड बॉन्ड इज अ डैश कार्बन टू नाइट्रोजन लिंक। पेप्टाइड बॉन्ड किसके दरमियान बनता है, पहले तो आप जेन में रखें, पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड्स। जब 2 अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तब बॉन्ड कौन सा बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। अब वो कौन से एटम आपस में मिलेंगे अमाइनो एसिड के जिससे ये बॉन्ड बनेगा, ये आपने पढ़ लेना है प्रोटीन के टॉपिक में। कार्बन टू नाइट्रोजन लिंक, कार्बन से ऑक्सीजन लिंक, कार्बन नाइट्रोजन से हाइड्रोजन लिंक, कार्बन से हाइड्रोजन लिंक। देखें कार्बन से हाइड्रोजन ग्लाइकोसिडिक लिंक, ये तो हो नहीं सकता। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन, ये भी नहीं हो सकता। ये आपको अल्फा उसके अंदर आपको बन रहा है, क्या कहते हैं, अल्फा हेलिक्स के अंदर।
कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ये फैट के अंदर बनता है। तो कार्बन से नाइट्रोजन बॉन्ड बेसिकली जो है ये बनता है पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर। एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ मिलता है, तब ये बॉन्ड बनता है। ग्लोबुलर प्रोटीन डिफर फ्रॉम फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन से मुख्तलिफ है। क्यों, किस तरह मुख्तलिफ है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन ये आपको पढ़ाया भी हुआ है। अब ये मुख्तलिफ क्यों है फाइब्रस से ग्लोबल? पहली बात आपने देखना है कौन सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। हैविंग अमाइनो एसिड, दोनों में अमाइनो एसिड है, ठीक है ये बात। दे आर रिपीटिंग यूनिट पेप्टाइड मोनोसाइट्स, दोनों प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर बने क्योंकि अमाइनो एसिड बना रहे हैं। बीइंग सोलेबल इन एक्वस मीडियम, पानी में या मुख्तलिफ एसिड बेस में हल पजीर होते हैं। बीइंग नॉन क्रिस्टल, अब ये डिफर एक पॉइंट ऐसा है चारों में से जिसपे ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो फाइब्रस से मुख्तलिफ है, वो है सोलेबल। फाइब्रस प्रोटीन सोलेबल नहीं होती, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन पानी में सोलेबल होती है। नॉन क्रिस्टलाइन है फाइब्रस प्रोटीन, नॉन क्रिस्टलाइन, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन के क्रिस्टल बन जाते हैं। तो इसलिए ग्लोबुलर प्रोटीन यहां पर एक पॉइंट पर डिफर कर रही है सॉलेबिलिटी की वजह से, क्योंकि वो हल पजीर है, क्योंकि एंजाइम इसकी एग्जांपल है, हार्मोन इसकी एग्जांपल है, तमाम एंजाइम पानी की मौजूदगी में काम करते हैं। तो ये हमारे पास तीसरी एमसीक्यूज की ऑप्शन है। अब हमारे पास सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ द एटम डू नॉट अकर इन द कार्बोहाइड्रेट में कौन सा इनमें से नहीं होता, ये आपने ज़हन में याद। तो सबसे पहली बात है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो अब जवाब आपके सामने खुद ही आ गया होगा, कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा होता है, ज़हन में रखिएगा। नाइट्रोजन प्रोटीन के अंदर होता है, ये चारों प्रोटीन के अंदर होते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता। आखिरी एमसीक्यूज है जो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया। अमाइनो एसिड्स आर अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस। अमाइनो एसिड को अरेंज किया जाएगा प्रॉपर सीक्वेंस में का राइबोसोम के अंदर ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनते वक्त अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ट्रांसक्राइब्ड ऑन अकॉर्डिंग, वो इंस्ट्रक्शन जो आ रही हैं किस शक्ल में आ रही हैं आपको याद हो जानी चाहिए बात। ट्रांसफर आरएनए की शक्ल में आ रही हैं, राइबोसोमल आरएनए की शक्ल में आ रही हैं, मैसेंजर आरएनए की शक्ल में आ रही है, या डीएनए की शक्ल में आ रही है। तो आप टिक करेंगे मैसेंजर आरएनए की शक्ल में आ रही। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा डीएनए से एक मैसेंजर आरएनए बना, ये न्यूक्लियस के अंदर था, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आया, ये साइटोप्लाज्म में राइबोसोम में आएगा। तो यहां पर जो राइबोसोम है वो अरेंज करेंगे अमाइनो एसिड्स को, तो मैसेंजर आरएनए इसका आंसर है। तो ये हमारे पास आ गया, जिसे हम बात कहते हैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। इन सब के डिफरेंट फंक्शन है, आपको अभी पढ़ाया भी है। ट्रांसफर आरएनए का डिफरेंट है, राइबोसोमल का डिफरेंट है, मैसेंजर आरएनए का, डीएनए तो ऑप्शन हो ही नहीं सकती इसकी, तो इसलिए मैसेंजर आरएनए के मुताबिक ही होगा, क्योंकि मैसेंजर आरएनए की कॉपी आ रही है, नकल होकर आ रही है डीएनए से, तो आप ज़हन में रखिएगा। तो ये हमारे पास। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अब ये एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है नेम द कार्बोहाइड्रेट सुइटेबल फॉर द एज ए फूड फॉर मैन, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट के नाम बताएं जो सुइटेबल हैं खुराक के लिए, इंसान जो यूज करता है उसमें हम यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाए। आप लिख दें ग्लूकोज, यानी कि आप इसकी आंसर आप दे सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये तमाम आपने पढ़ा है। मिल्क शुगर होती है, गन्ने से हासिल होने वाली शुगर होती है, सब आपने पढ़ा हुआ। माल्टोज और स्टार्च जो प्लांट्स, आलू, गंदुम, चावल, मकई से हासिल होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है सुइटेबल है इंसान के लिए, इंसान खा सकता है इसको एज ए फूड के तौर पर। वाई फैट कंसीडर अ हाई एनर्जी कंपाउंड, फैट हाई एनर्जी कंपाउंड क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसलिए, और ऑक्सीजन इसके अंदर क्या होता है, वो
मिनिमम होता है। ये आपको आंसर मिलेगा फंक्शन ऑफ लिपिड्स के अंदर। ये मैंने आपको तफसील से तब भी पढ़ाया था, फंक्शन ऑफ लिपिड्स में आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए, ये अभी आपने पढ़ा है। मैसेंजर आरएनए बेसिकली क्या है, ये पैगाम लेकर जाता है। ये पैगाम कहाँ से लेता है, ये न्यूक्लियस से डीएनए से पैगाम लेता है और ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है और ताकि प्रोटीन बन सके। व्हाट इज द जनरल फार्मूला, अभी मैंने आपको बना के भी दिखाया। जनरल फार्मूला अमाइनो एसिड, एक तरफ कार्बन के कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है, एक तरफ आर होता है और एक तरफ एच होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द वाटर इन द ब्रेन सेल, ये आपको इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में मिल जाएगा कि परसेंटेज क्या है। तो आप बता सकते हैं ब्रेन में 85% जो है वाटर होता है। बोन्स में हमने पढ़ा था वो 25% होता है, तो 85 इसका आंसर है। तो एक्सटेंसिव क्वेश्चन में जो आप टेस्ट भी दे रहे होंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पूछा जा रहा है। पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट से पूछे जिसके अंदर आपको सेलुलोज, ग्लाइकोजिन और आप स्टार्च के बारे में डिस्क्राइब करेंगे और अमाइनो एसिड के बारे में बताया जा रहा है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए गए। तो इस तरह ये हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। समझा जाता है कि ये बहुत मुश्किल चैप्टर है, लेकिन आप इसको अब अगर आप रूटीन वाइज डेली आप हर लेक्चर को याद करेंगे तो आपके लिए आसानी पैदा करेगा, क्योंकि ये आपको जब तक पेपर नहीं होगा तब तक तंग करेगा अगर आप इसको अच्छे तरीके से याद नहीं कर। कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से ज़हन में रखना है। अब तक के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।